इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार आखिर कौन है? जेम्स थर्बर ने एक बहुत ही कमाल की कथा सुनाई है कि एक बार सांपों के प्रदेश में एक नेवला जन्म लेता है। वो नेवला बहुत ही शांति प्रिय होता है, इसीलिए वो सांपों का शिकार नहीं करता है। लेकिन बाकी सारे बुढ़े नेवले उस नेवले को शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं कि सांपों से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, हम सांपों का विनाश करने के लिए ही पैदा होते हैं और सांपों के साथ हम कभी दोस्ती नहीं करते। उस नेवले ने कहा कि सांपों ने आखिर मेरा बिगाड़ा क्या है? मुझे तो कभी सांपों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसीलिए मुझे कभी सांपों के प्रति इतना दुश्मन भाव पैदा नहीं हुआ है। बाकी नेवले उसे बताते कि सांपों को मारना तो हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, और अगर तुम सांपों को नहीं मारोगे तो तुम राष्ट्रद्रोह का अपराध कर रहे हो। बाकी नेवले भी उसे सिखाने लग गए। नेवले के पापा ने कहा कि मेरा बेटा तो पागल हो गया है। नेवले की माँ बोली कि मेरा बेटा शायद बीमार है। और नेवले के भाइयों ने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा कायर और बुज़दिल है। इसी तरीके से बहुत देर तक उसे समझाने के बाद भी जब वो नेवला नहीं समझता और शांति प्रिय नेवला अपनी बात पर डगा रहता है, तब आखिरी प्रयास करते हुए बुजुर्ग नेवले उसे समझाते हैं कि सांप तो शैतान होते हैं, उसको तो मारना ही चाहिए। तब वो शांति प्रिय नेवला बड़े ही शांति के साथ कहता है कि सांप में कुछ अच्छे सांप भी होते हैं और बुरे सांप भी होते हैं। इसी तरीके से हमारे नेवलों में भी अच्छे नेवले भी होते हैं और कुछ बुरे नेवले भी होते हैं, तो शैतान तो नेवलों में भी होते हैं। यहां सुनकर उसके बारे में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं और नेवलों पूरे देश में सभी नेवले अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ नेवले तो उसे राष्ट्रद्रोह का सबसे बड़ा अपराधी मानने लगते हैं और आखिर में उसके बारे में ऐसी भी चर्चा होने लगती है कि एक ये नेवला ऐसा है कि जो है तो सांप लेकिन दिखता है नेवले जैसा। इसी तरीके से आखिर में वो नेवला किसी की नहीं सुनता, लेकिन फिर नेवलों का समाज मिलकर उसे फांसी पे लटका देता है। यहाँ पर जेम्स थर्बर आखिर में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं और इस कथा का वो इसी शिक्षा के साथ अंत भी करते हैं कि अगर आप अपने दुश्मनों से नहीं मारे गए तो आप अपने दोस्तों के द्वारा अवश्य ही मारे जाएंगे। इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार है विभीषण। विभीषण ने वो हरकत की है कि ऐसी घटिया हरकत शायद ही और कोई कर पाए, या फिर ऐसी घटिया हरकत के बारे में शायद ही कोई और सोच भी पाए। गद्दार विभीषण ने राजगद्दी उसे कभी मिलने नहीं वाली थी, इसीलिए राम के हाथों रावण को मरवा दिया। और मजेदार बात यह है कि जब तक रावण जिंदा है तब तक विभीषण को कभी राजगद्दी नहीं मिलने वाली थी। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि विभीषण बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री राम इतने महान व्यक्तित्व है कि जब उन्हें वनवास के लिए भेजा जाता है तब वो कोई भी तरह का विरोध नहीं दर्शाते। अब जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए भी लड़ने वाला ना हो और अपने वचन की खातिर वनवास भी स्वीकार कर लेता हो और अपने पिता का किसी भी तरह से विरोध नहीं करता, वो व्यक्ति भला लंका की गद्दी के तरफ मोहित कैसे हो सकता है। इसीलिए विभीषण राम के साथ मिल जाते हैं और रावण को बहुत बड़ा धोखा देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने भी वो अवश्य ही सुनी है कि घर का भेदी लंका ढाए। आप अवश्य ही सोच विचार कीजिएगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम आज की तारीख में भी विभीषण नहीं रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी यहाँ अच्छे से जानते हैं कि विभीषण से बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। रावण को मारने का जो सबसे बड़ा कीमिया था वो केवल विभीषण जानता था, और विभीषण रावण को लंकाधिपति के पद पर नहीं देखना चाहता था। उसे इस गद्दारी के रूप में, पारितोषिक के स्वरूप में लंकाधिपति, लंका नरेश बना दिया जाता है। इसीलिए मेरी नजरों में अगर इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो है विभीषण।